Hello बच्चों, welcome to Randir Sir Physics classes. Today I am going to start second chapter of Geography for class 10, right? आज मैं आप लोग को एक नोट्स के तहत, ठीक है, फेस टू फेस नहीं बट ऑनलाइन क्लासेस के जैसा है ना, नोट्स के तहत मैं आज आप लोग को सेकेंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, है ना, जिसमें आप लोग को पढ़ना है वन और वन जीव संसाधन के बारे में। ठीक है, देखिए पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, संसाधन एवं विकास के बारे में, जिसमें हम लोग संसाधन क्या होता है, हम लोग का पर्यावरण का संसाधन क्या होता है, क्या किस चीज़ से हम क्या प्राप्त करते हैं और कैसे हमारे ये जो देश है, हमारा घर है, सब कुछ मतलब कि उसी के अंतर्गत आ जाता है, वो कैसा विकास करता है। ठीक है, तो आज अभी कल हम लोग ये देखे थे कि भारत का जो समस्त भौगोलिक जो क्षेत्र होता है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, इतना हमारा है। जो संपूर्ण विश्व का मतलब कि पूरे वर्ल्ड का कितना 2.4 ही परसेंट है, कितना है 2.4% है। और ये दृष्टि से देखा जाए, बोलत कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का जो स्थान है ये 7वां रैंक है। कितना है ये? 7वां रैंक है ना। तो आज हम लोग ये देखेंगे किसके बारे में, वन एवं वन जीव संसाधन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे भारत में कितने वन है, कितना प्रतिशत हमारे वन में है ना। तो ये जान लीजिए कि भारत में विश्व का लगभग 5%, कितना भारत में विश्व का लगभग 5% ही है ना, विश्व का लगभग कितना है 5% ही वन हमारे पास ये है। जो ये अधिनियम, अब तो जैसे जैसे धीरे धीरे लोग अंधाधुन इसको कटाई करते जा रहे थे, अपने लालची के कारण, अपने मतलब कि अपनी ज़रूरतमंद के कारण इसको धीरे धीरे क्या कर रहे थे, काट ही रहे थे। लेकिन अब देखा गया है कि अधिनियम गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था 1972 में। उस एक्ट के अधिनियम के तहत में इसको संरक्षित किया गया है, सुरक्षा प्रदान किया गया है और इसको लोगों की कटाई से, लोगों की बर्बादी से बचाया गया है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हमारा ये जो वन है, जिस चीज़ से हम लोग जो हमारा प्रकृति का जो दिया हुआ चीज़ है, जो हम लोग को एक मानव का प्रकृति का सबसे बड़ा विकसित जीव माना जाता है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। और इस वन में बता सकता हूँ मैं तो ऐसा कि इस वन में पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, मतलब कि बहुत सारी, एक बैक्टीरिया से लेके विशाल काय, हाथी, मतलब कि बहुत विशाल यहाँ क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे वन से ही मतलब कि अगर पेड़ पौधा होता है तो हमारा वायु मिलता है और जल भी मुझे प्राप्त होता है, जिससे हम लोग सिंचाई करते हैं, जिससे हम लोग कृषि की प्रधान देश भारत को माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात को जानेंगे। तो आपको ये सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि सर वन की महत्ता क्या क्या है, मतलब कि वन का हम लोग को क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, देखिए वन अगर हम लोग के पास नहीं होगा, अगर जंगल नहीं होगा, तो जितने भी जीव जंतु यहाँ पे जो सर्वाइव करते हैं वो जीव जंतु पहले नंबर तो वहाँ पे कैसे रह पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं, मतलब कि जो हवा हम लोग जो प्राप्त करते हैं, तो ये हवा कहाँ से मिल पाएगी, ये प्रदूषण क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रदूषित पूरी हो जाएगी। ठीक है, पर्यावरण बहुत गंदा हो जाएगा। तो आज हम लोग आइए इसके बारे में लुत्फ उठाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि भारत में, है ना, ये भारत में जो वन जाति है ना, वन जाति और प्रजाति के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, भारत में जैव विविधता जो अधिक है, बहुत मतलब कह सकते हैं कि भारत में ये कह सकते हैं कि जीव जंतु की विविधता जो है कि बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी किया जाता है, पेड़ पौधा के भी कटाई करके बहुत लोग यूज़फुल करते हैं। कुछ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत में 10% वनस्पति जात है। कितना है? 10% ही वनस्पति जात है और 20% स्तनधारियों हैं। कितना है? 20% स्तनधारियों हैं। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, संकट आते जा रहा है। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खतरा उसके कर रहा है और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। ये बात का ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद जैसे कि आप ये जान लीजिए चीता के बारे में। चीता आज क्या धीरे धीरे उसकी प्रजाति, जितनी भी प्रजाति है वो क्या हो रही, ख़त्म होते जा रही है। फिर गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है, पहाड़ी कोयल है, ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो ये आपको वन जो जातियाँ जो है, वन में जो प्रजाति जो लोग रहते हैं, ये सब धीरे धीरे क्या हो रही है, वहां से विलुप्त होते जा रहा है। अब वन जातियों को वर्गीकरण जो किया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधन के तहत किया गया। ये किसने किया है? तो ये जो है ना संघ के लोग किया, मतलब एक यूनियन के लोग किया है कि नहीं, हम लोग को इसको बचाना चाहिए क्योंकि इससे हमारा बहुत ही ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जैसे हमारा एक वायरस फैला हुआ है तो ये कितना ज़्यादा हम लोग की इफेक्टिव है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधा लगाने से हम लोग क्या क्या फ़ायदा होता है, पेड़ पौधा हम लोग क्यों लगाते हैं, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो
सबसे पहले जानिए कि देखिए ये वर्गीकरण, जो वन की जो वर्गीकरण जो किया गया है, जो बांटा गया है कि कौन कहाँ पे किसकी सुरक्षा हो जाएगी की जाएगी, कहाँ पे क्या रहेगा, इसके लिए तो सबसे पहले सामान्य जातियों के, मतलब कि वैसे जातियाँ, वैसे जो प्रजाति जो बहुत ही कम है, जो बहुत ही कम बचा है, उसके लिए अलग रखा गया है। नहीं, यहाँ पे इसके लिए अलग से हमारा वन बनाया गया है कि यह समान जातियों का है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है मेडिसिन बनाने में, और भी बहुत ज़रूरतमंद होती है, लेकिन इसको अलग से रखा गया है। तो ये समान जातियों का हो गया। वो वैसी जातियाँ हो गई जो जीवित रहने के लिए बहुत ही कम संख्या का समान होता है, जैसे कि पशु हो गया, साल हो गया, साल एक पेड़ होता है, चीड़ का पेड़ होता है, ये सब बहुत ही कम मिलता है। क्या बहुत कम मिलता है। दूसरा हमारे पास क्या है, संकटग्रस्त जातियाँ हैं, मतलब कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो धीरे धीरे क्या हो रही है, लुप्त होती जा रही है, खतरा उसको होते जा रहा है। जैसे कि आप कह सकते हो कि काला हिरन, मगरमच्छ, है ना, जंगली हाथी। तो ये सब चीज़ को आपको देखना होगा कि ये सब क्या है ना, कि धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। जंगली हाथी हो गया, उसके बाद शेर हो गया, जिन कारणों से उनकी संख्या कम होते जा रही है। अगर वह जारी रहा तो उसकी इनका जो जीवित है, इनका जो जीवन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कठिन होते जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सुमेध जातियाँ। सुमेध जातियाँ कहने का मतलब ये हो गया, इसकी संख्या घट रही है, मतलब कि ये बहुत ही धड़ल्ले से इसकी संख्या घट रही है। अगर शिकार अगर नहीं रोका गया करने के लिए, या फिर व्यवसाय अगर जारी रहेगा, तो धीरे धीरे इसकी प्रजातियाँ क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। जैसे नीली भेड़ हो गया, एशियाई हाथी हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब क्या है, सुमेध जातियाँ हैं। अब देखें, अगले देखेंगे हम लोग किसके बारे में, दुर्लभ जातियाँ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम लोग, दुर्लभ जातियाँ के बारे में। दुर्लभ जातियाँ के मतलब क्या हो गया कि संख्या बहुत इसकी कम है। क्या है, इसकी बहुत ही कम है, संकट श्रेणी में आ सकती है। मतलब कि ये ऐसा इसका हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि बत्तख के बारे में देख सकते हो, है ना, ये गिद्ध के बारे में देख सकते हो। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद स्थानीय जातियाँ, मतलब कि वैसी जातियाँ हैं जो कुछ ही स्थान पे बचा है, जैसे कि अंडमानी टील पे, निकोबारी कबूतर, जंगली सूअर, ये सब क्या है ना, कि वो सब उस कुछ स्थानीय जातियाँ है, ऐसा है प्रजातियाँ है जो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे प्राप्त होती है, यहाँ पे मिलती है। नहीं तो फिर क्या है, ये भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसके बाद आ गया आपको क्या है, लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ कहने का मतलब क्या हो गया आपको, कि ये धीरे पृथ्वी से लगभग गायब ही हो गया है। पृथ्वी से लगभग क्या हो गया, या गायब हो गया है ना, ये पृथ्वी से गायब हो गया। जैसे कि खोज करने पर भी इसको नहीं जल्दी मिल पाता है। उदाहरण जैसे कि एशियाई चीता हो गया, गुलाबी सिर वाली बत्तख हो गया। तो ये सारी बात आपको आ गया। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि वनों का नुकसान क्या क्या होता है। तो वनों का जो नुकसान आपको है, वनों का नुकसान क्या है, जैसे कि लकड़ी काटने में लोग ऐसा करते हैं, लकड़ी का ज़रूरत पड़ता है तो लोग लकड़ी काट लेते हैं, दवा बना लेते हैं। उसके बाद उसके पत्ते की ज़रूरत पड़ता है, ईंधन की ज़रूरत पड़ता है। ये सब क्या है, नुकसान ही है, नुकसान करते हैं ये सब चीज़ को। उसके बाद है कि औपनिवेशिक, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले जो हैं, जो बिजनेस वाले जो है ना, वो बाहर से क्या करते हैं, अपने समय में क्या करते थे वो सब, कि रेल लाइन बनाने के लिए, मतलब रेल की पटरी वगैरह बनाने के लिए वहाँ यूज़ करते थे इसका संसाधन। मतलब कि ये सब वहाँ के क्या करते रहते थे, कटाई उसको करते ही रहते थे। तो ये सब ज़्यादा क्या हुआ, धीरे धीरे इसके नुकसान होते गया, वन का नुकसान होते गया है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, कभी आपको पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे झूम एग्रीकल्चर के बारे में, पढ़े ना आप लोग झूमिंग एग्रीकल्चर के बारे में। तो झूम एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, झूम एग्रीकल्चर जैसे हो गया कि उसको एक जलाया जाता है। जैसे कि खेत में अनाज उपजाए, अनाज उपजाने के बाद उसको क्या करते हैं, कटाई नहीं करते, उसको जला देते हैं। जो उसको डंठल बचता है जला देते हैं। जलाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे प्रदूषण फैलता है, हवा, वहाँ से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब भी क्या है, झूम खेती भी करने से क्या होता है, नुकसान होता है। और भी क्या होता है, कैसे वन की नुकसान होती है सर, तो नदी घाटी जो योजना बनाता है, लोग जो नदी बनाते हैं, जो तालाब बनाते हैं, जो घाटी बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को धड़ल्ले से साफ कर देते हैं, पूरा सफाचट कर देते हैं उसको। तो ये सब क्या है, करने से ये सब हमारी नुकसानी चीज़ है, क्या है, समझे। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिए कि और भी, जैसे कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। खनन मतलब कि जो खुदाई कर रहे हैं, जो किसी चीज़ को उर्वरक जो प्राप्त कर रहे हैं, मिनरल्स प्राप्त कर रहे हैं, खनिज लवण जो प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब क्या, खनन करने से वनों के भी क्या होती है, बर्बादी होती है। तो ये बात आपसे क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है आपको है कि जैव विविधता कम करने वाला कारक क्या है सर, मतलब इसको कैसे कम कर सकता है। तो जानवरों को मारना,
जैसे कि जानवर को मारना नहीं चाहिए, उसकी शिकार जल्दी नहीं करना चाहिए, नहीं करना, नहीं कि करना चाहिए, जल्दी क्या नहीं करना चाहिए। अरे जैसे हम जीव हैं यार, जैसे हम हमारे अंदर जीव है उसके अंदर भी जीव है यार, क्यों उसको हम मारेंगे, ये बात को सोचना चाहिए। फिर क्या है, प्रदूषित को गंदा नहीं करना चाहिए, प्रदूषण को गंदा नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद ये ध्यान रखिए आप कि जैसे कि जंगलों में आग लोग लगा देते हैं, या आग नहीं लगाना चाहिए, और वन की कटाई नहीं करना चाहिए, ये सब बात को समझिएगा। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि जैसे कि इन सबों से गरीब परिवार क्या होता है। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको काटने लगते हैं, जानवर को मार देते हैं, पेड़ पौधा काटने लगते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो किसको होता है, गरीब परिवार को होता है। गरीब परिवार को इसलिए होता है क्योंकि वह प्रभावित हो जाता है, ईंधन की कमी होने लगता है। वह ईंधन प्राप्त करने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक पैदल उसको चलना पड़ता है। और कभी कभी देखते हैं कि जल भी उसको लेने के लिए, पानी भी लेने के लिए, कभी देखते हैं आप अपने गांव में पता चलता होगा कि पानी के लिए कितनी हाहाकार लगा हुआ है, तो ये भी आपको पता चलता होगा। फिर अगर चारा खिलाने के लिए, जानवरों को चारा खिलाने के लिए नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये सब गरीब लोग पर क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि वन की जो कटाई के परिणाम क्या क्या होता है, क्या परिणाम होता है। सर वन की कटाई कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि बाढ़ आने की चांसेस होती है। क्योंकि देखिए पेड़ पौधा रहेगा तभी तो क्या होगा कि उसको मिट्टी को पकड़े हुए रहेगा, बाढ़ ज़्यादा ही नहीं आने देगा आपको। दूसरी बात क्या होती है, सूखा हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं होगा। तो अब इसलिए ऐसी बात है यार कि वहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कि ये बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो सूखा हो जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा, तो लोग कैसे अनाज को उपजाएंगे। ठीक है, ये बात तो ऐसा लोग कमाते हैं, ठीक है, लेकिन पैसे को लोग खाएंगे क्या, नहीं ना खाएंगे यार। तो आपको समझना होगा कि हमें किस प्रकार से अपनी वनों को, अपनी पर्यावरण को बचाना होगा, ये बात ध्यान रखिए। और अगर आप ये बात को ध्यान नहीं रखते हैं, आप एक फ्यूचर हैं, कल की आप भविष्य हैं आप, अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं तो आने वाले पीढ़ियाँ को फिर आप क्या होगा, उसको आप बेहतर एजुकेशन और बेहतर शिक्षा आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग गरीबों के नुकसान के बारे में। ये भी क्या है कि वन जब कटाई करते हैं तो गरीबों के नुकसान भी होता है, अभी मैं आपको बताया था ये बात को। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि भारत में वन और वन जीव संरक्षण होता है। क्या होता है, वन और वन जीव संरक्षण होता है। जैसे कि भारत में सर वन है, ठीक है, भारत में हमारे 5% हमारे पास ये जंगल है, तो सर ये वन को कैसे, वन को संरक्षित करेंगे और उसमें वन जीव का संरक्षण कैसे होगा। तो एक वन जीवन संरक्षण के लिए एक अधिनियम आया था। कब आया था, 1912 में आया था, आप अभी देखे होंगे। ठीक है, कब आया था यह, 1912 में आया था, है ना। यहाँ देख लीजिएगा, मैं नोट सारे चीज़ दे दिया हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको कब पता चलेगा, 1912 में ही आया था। उसके बाद क्या है, संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार पर रोक लगाया गया। जितने मतलब कि संकटग्रस्त जातियाँ, जैसे कि कोई ऐसी प्रजातियाँ हैं जो संकटग्रस्त में है, वो एकदम अभी जाने वाला है, मतलब कि उसकी प्रजाति धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तब क्या हुआ, शिकार पर रोक लगा। देखिए अभी शिकार के पर्पज से सलमान खान कितने जेल में पापड़ बेल रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने एक अधिनियम लगाया कि नहीं, कोई शिकार नहीं कर सकते हैं, जंगली जीवों को व्यापार करने से रोका जा सकता है। ये सारी बात को आपको ये पता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है आपको, यह है कि और भी क्या हुआ, तो राष्ट्र सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित किया है। मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान अलग बनाया है। अब मैं बताऊंगा आपको कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, पशु विहार उद्यान क्या होता है, ये सारी बात को मैं क्लियर करूंगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि बाघ ये सब है ना, तो ये आपको हो गया कि बाघ हो गया, एक सींग वाला गेंडा हो गया, काला हिरन हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, तेंदुआ हो गया। भारतीय हाथी को रक्षा प्रदान की गई है। मतलब कि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो धड़ल्ले से विलुप्त हो रही है, ये सबको एक उद्यान बनाकर, एक राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, नेशनल है ना, आपको बनाया गया है उस चीज़ में, और इसको रखा गया है। अब देखना यह है कि सिर्फ संरक्षण में, जैसे कि ये सिर्फ पेड़ पौधे और पशु ही नहीं है, मतलब कि कुछ संरक्षण करने के लिए कुछ कीटों को भी महत्व दिया गया है। जैसे कि तितली है, ड्रैगन फ्लाई है, तो ये सबको भी क्या दिया गया है, आपको महत्व दिया गया है। ये बात क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ये ध्यान रखिए, जैसे कि सरकार आपको सरकार और वन विभाग द्वारा कौन कौन सा वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे कि आपको सरकार और वन विभाग के द्वारा आपको ये जो वनों की वर्गीकरण जो किया गया है, ये आरक्षित वन है ना, आरक्षित वन है। दूसरी है रक्षित वन है, आपको वर्गीकृत वन है, मतलब जैसे रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, अनरिजर्व फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या आ गया है,
अदर फॉरेस्ट वन आ गया। तो ये सारी चीज़ को समझना है कि ये सब किस चीज़ को कहते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट किसे कहते हैं, ये सारी बात को बताएंगे। तो वनों को जो बांटा गया है, एक रिजर्व फॉरेस्ट बांटा गया, जैसे कह सकते हैं कि पूरे फॉरेस्ट में 50% से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो क्या है, रिजर्व्ड है। रिजर्व करने का मतलब ये हो गया कि वह गवर्नमेंट का अपना अधीन में है वह, ठीक है। उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है और नहीं उसमें कोई अपना निजी काम कर सकते, जैसे घर बनाना, रोड बनाना, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र वो जो होता है, ये रिजर्व फॉरेस्ट जो सबसे ज़्यादा होता है वह कहाँ होता है, आपको एमपी है ना, कहाँ होता है, ये मध्य प्रदेश की साइड होता है। कहाँ होता है ये, मध्य प्रदेश की साइड होता है। तो ये सब सारी बात आपको ये क्लियर हो गया है। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, केरला है, महाराष्ट्र है, ये सब में क्या होता है, ज़्यादा करके ये सब पाया जाता है। मतलब कि पाया नहीं, मतलब कि बनाया गया है। क्लियर हो गया, मतलब ये कोई जीव जंतु नहीं है यार कि जो पाया जाएगा, मतलब बनाया जाता है, ठीक है। अब हमारी बात क्या है, रक्षित वन है। रक्षित वन कहने मतलब कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं ये प्रोटेक्टेड वन है। मतलब कि कुल जो हिस्सा होता है, मतलब पूरे जो हमारे पास जो पूरे भारत का जो वन है उसमें से 29% ही इसके हिस्सा होता है। कितनी होती है, 29% ही हिस्सा होती है। 1/3 हिस्सा रक्षित होती है। जैसे कि इसको बचाया जाता है नष्ट होने के लिए ना हो, इसलिए इसकी सुरक्षा की जाती है। जैसे कि धीरे धीरे अभी क्या है ना कि कुछ ऐसा इसमें सुरक्षा दिया जाता है, धीरे धीरे क्या होगा, वह हमारा ख़त्म होते चला जाएगा। तो इसको क्या किया जाता है कि सुरक्षा दिया जाता है कि नहीं ये वन रहेगा, तो कुछ कुछ जानवरों यह यहाँ पे रखा जाएगा और यहाँ पर रखने के कारण ये इसकी प्रजातियाँ जो है धड़ल्ले से विलुप्त नहीं हो सकता है। नहीं तो बाहर में क्या करते हैं, अपने लालची के कारण, अपने वर्गीकरण के कारण क्या करते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो रिजर्व जो फॉरेस्ट आपकी है, ये जो आपको प्रोटेक्टिव जो फॉरेस्ट आपको है, ये कहाँ ज़्यादा करके आरक्षित पाया जाता है, ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, बिहार साइड में ज़्यादा पाया जाता है। ये मतलब कि ज़्यादा ये बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा क्या है, अब अवर्गीकृत का है। अब क्या है, आपको अवर्गीकृत है। अवर्गीकृत करने मतलब क्या है, ये ज़्यादा करके आपको पूर्वोत्तर साइड में, मतलब कि पठार, ये पर्वतों साइड में ज़्यादा करके ये वन होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, अन्य सभी प्रकार के वन होते हैं। मतलब सभी प्रकार के वन कहने मतलब क्या हो गया कि ये एक सामुदायिक वन है। सामुदायिक वन कहने का मतलब आप कह सकते हो कि इस पर किसी गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, लेकिन ये जो वन होता है ना, इसमें पशु चराने के लिए लकड़ी काटने का सुविधा होता है, ठीक है। और ये जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि नगर पालिकों के द्वारा हो गया, उसके बाद आपको ये सब द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है ये चीज़ को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ ऐसी जो आप कभी कभी जंगल देखे होंगे, छोटा मोटा जंगल देखे होंगे, जैसे कि सामुदायिक और वन संरक्षण की बात की जाता है, तो कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय ने संरक्षण किया हुआ है। जैसे कह सकते हैं कि अलवर में 5 गांवों ने मिलकर, अलवर कहाँ, राजस्थान में, कहाँ है अलवर है, या राजस्थान में है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अलवर कहाँ है, आपको राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है ना। अलवर आपको राजस्थान में है। ये आप नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स देख लीजिएगा। अलवर में मतलब क्या है कि 5 गांवों ने मिलकर वहाँ वन भूमि को भैरव देव डाको, मतलब क्या बोला है, यह भैरव देव डाको, मतलब कि एक ऐसा स्थानीय बनाया है और उस चीज़ को क्या किया है कि सेंचुरी घोषित कर दिया है। क्लियर हो गया आपको। और अपने कानून बनाया, जैसे कि वहाँ पर अपना कानून बना दिया है कि वहाँ पर कोई लोग शिकार नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कोई लोग जो है वहाँ पे अपना निजी काम नहीं कर सकते हैं। ये बात को वहाँ पर बताया गया है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद ये ध्यान देना है आपको कि चिपको आंदोलन के तहत, जैसे चिपको आंदोलन आपको पता है, चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन क्या है, यह चिपको आंदोलन कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि पेड़ पौधा की कटाई हो रहा था, तो वहाँ की महिलाएं लोग ने क्या किया था, वहाँ के वो लोग भी कदम उठाए थे कि नहीं हम पेड़ पौधा को नहीं कटने देंगे, और जाके पेड़ में जाके ऐसे चिपक गया था। चिपक करने मतलब कि वहाँ पे कोई फेविगम और ये नहीं लगा हुआ था यार, मतलब कहने मतलब कि उसको लपेट गया था कि नहीं पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़ पौधा को काटो, ठीक है, क्योंकि पेड़ ही हमारा जीवन है, ये आप सबको पता है। उसके बाद क्या है, मैंने बता रखा था आपको कि बीज लगाओ आंदोलन, क्या है आपको, बीज लगाओ आंदोलन, है ना। ये बीज लगाओ आंदोलन ये भी कहाँ किया गया है, टिहरी में। कहाँ किया गया था, या टिहरी में, जहाँ पे रासायनिक उर्वरक वगैरह फिर निकाला जाता है। देखिए एक आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ, ये ग्राफ क्या है आपको कि टोटल जो पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी पे टोटल 53% ही क्या हमारा है, सुरक्षित वन है। क्या है, सुरक्षित वन है। और 18% क्या है हमारा, यह अवर्गीकृत वन है। यह
उसके बाद 29% जो है ना संरक्षित वन है। ये जो मैंने आपको तीन जो वन के बारे में बताया हूँ, रिजर्व वन कौन सा हो गया आपको, सुरक्षित वन हो गया। उसके बाद बताया हूँ कौन सा आपको, प्रोटेक्टेड वन मतलब कि संरक्षित वन हो गया। और अवर्गीकृत वन जो है अनक्लासिफाइड जो ये जो फॉरेस्ट है ये कितना 18%। सोचिए कि ये सब ज़्यादा है, मतलब सुरक्षित वन जो ज़्यादा करके है तमिलनाडु जम्मू कश्मीर साइड में ये ज़्यादा है आपको। उसके बाद ये हो गया 18% वाला जो है कहाँ ज़्यादा है, मेघालय गोवा साइड में। और संरक्षित वन जो है झारखंड हरियाणा साइड में है। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए कुछ ऐसी वन है मतलब कि एक कॉमन क्षेत्रीय वन जैसा बोला जाता है, जैसे स्वामित्व आधार। स्वामित्व का मतलब क्या हो गया, अपना, मतलब कि कम्युनिटी जैसा, इंडिविजुअल जैसे बात कर सकते हैं, मतलब कि स्टेट फॉरेस्ट के आ गया इसमें, उसके बाद कम्युनिटी आ गया। तो ये देखिए स्टेट वन का जो है स्टेट फॉरेस्ट जो मतलब कि इसमें जो राजकीय का राज्य सरकार का जो अधिनियम होता है, राज्य सरकार का जो नियंत्रण होता है, वह टोटल ओवरऑल में से 94% है। कितना है, 94% रहता है। और कुछ 5% 6% जो रहता है ना, वो क्या होता है, सामुदायिक होता है, जहाँ पे नगर पालिका परिषद आदि लोग का, इतने लोग का वहाँ पर क्या रहता है, उसकी वर्चस्व रहता है, उनकी नियंत्रण रहता है कि हमारे जो ये जो जानवर हैं, हमारे जो यहाँ पशु लोग हैं, उसमें जाके क्या कर सकते हैं, है ना, चारा खा सकते हैं। ये सब बात को देखा गया उसमें। उसके बाद देखिए मैं आपको एक ग्राफ दिया हूँ, एक आपको क्या है, इंडिया के मैप है। इस इंडिया के मैप में आपको बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि पंछी विहार कहाँ पे है। ठीक है, पंछी मतलब कि पशु लोग बात है ना, पंछी है ना, पंछी कहाँ पे ज़्यादा करके रहता है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये सारा मैं एक ग्राफ दिया हूँ, इसके अनुसार से आप देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। और मैं अभी बताऊँगा आपको कि कितने हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, कितना क्या है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ एक नोट्स डाला हुआ है। इस नोट्स में क्या है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। एक देखिए मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्र की एक नीति के अनुसार में 33% हमारा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। सोचिए आखिर इसका मतलब है कि हमारा धीरे धीरे यहाँ पे प्रजातियाँ खत्म होते जा रहा है, हम लोग को ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है लेकिन उतना मिल नहीं रहा है। लोग अपने लालची कारण अपने अंधाधुन कटाई करने का कर सकता है, धीरे धीरे इसको विलुप्त करते जा रहा है, ख़त्म करते जा रहा है। ये बात को ध्यान रखिए। जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाए जाते हैं, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो वन है ना, सबसे बड़ा जो वन है कहाँ, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कहाँ है, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ, मिजोरम में। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत, है ना, ये ध्यान रखिएगा, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, मिजोरम पाया जाता है। इसके बाद लक्षद्वीप हो गया। इसके बाद क्या हो गया आपको, लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के बाद कौन सा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन दीव है, गोवा और केरल है। मतलब कि ये देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको जरूरत पड़ेगा। ये छोटे छोटे कंपटीशन में भी ज़्यादा करके ये क्वेश्चन पूछता है। वो क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। मतलब कि प्रति व्यक्ति कहने मतलब क्या हो गया, देखिए, हाँ ना, सॉरी, ये क्या हो गया, प्रति व्यक्ति मतलब देखिए, एक आपको मैं नोट्स दिया हूँ कि एक हमारा यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए 16 बड़े वृक्षों द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब कि एक व्यक्ति के लिए 16 बड़ा बड़ा जो वृक्ष है उसके द्वारा जो उत्सर्जित जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है। 16 बड़े वृक्ष के लिए 16 पेड़ के बराबर एक आदमी को पड़ती है। अब सोचो कि हमारी भारत किस स्थिति में है, हम लोग किस स्थिति में जा रहे हैं। जैसे कि भारत में देखा गया है कि 36 लोग पर मात्र एक वृक्ष है। 36 लोग पे मात्र एक वृक्ष है। मतलब कि अपने स्वाभिक्त के लिए, अपने सारे संसाधन के लिए उसको ज़रूरतमंद पूरा कर रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधा को धड़ल्ले से काट रहे हैं, उसको लगा नहीं रहे हैं। और एक रिपोर्ट में ऐसा देखा गया है कि पटना में, है ना, पटना में 25 लोग पे एक वृक्ष है। पटना में 25 लोग पे एक वृक्ष है, ये देख लीजिएगा, है ना, 2500 लोग पे एक वृक्ष है। 25 नहीं, 2500, 2500 लोग पे एक वृक्ष है। ये बात बहुत सोचिए, एक बहुत बड़ी ये आंकड़ा आपको ये बात को दिया गया है। ये बात क्लियर हो गया। ये मैं बात बताने की भी कोशिश कर रहा था। उसके बाद देखिए और भी क्या लिखा है इसमें कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मतलब कि वहाँ पे ठीक है, वहाँ का जो वायु प्रदेश है, वहाँ का जो पर्यावरण है वह बढ़िया है। हरियाणा तथा पंजाब में वनों का प्रतिशत कितना है, 10% है। पूरे भारत में सबसे कम है। मतलब कि हरियाणा और पंजाब में मात्र 10% है। पूरे भारत में सबसे कम कहाँ है, हरियाणा और पंजाब में ही है ना। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कब से कहाँ है, हरियाणा और पंजाब में ही। क्लियर हो गया है बात को।
भारत में पाई जाने वाला वनस्पति का लगभग 40% हिस्सा विदेशी है। मतलब कि भारत में जो पाई जाने वाला जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधा ज़्यादा है, वो ज़्यादा विदेशी का है, इंडिया का ज़्यादा कुछ वहाँ पे है नहीं है। तो ये भाई बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपके पास एक डाटा है कि राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास, मतलब कि जो ये वन संरक्षित जो किया गया है, जो जानवरों को भी, ये वनस्पति को जो बचाया गया है, तो ये गवर्नमेंट ने तीन ऐसी मतलब कि बनाया है जहाँ पे वन उद्यान हो गया, उसके बाद वन जीव अभयारण्य हो गया, उसके बाद जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया। तो वन उद्यान जो है ना 100 टोटल अभी भारत में कितना है, राष्ट्रीय जो है आपको, राष्ट्रीय जो फॉरेस्ट है आपका वो कितना है, 105 है ना, कितना है 105 याद रखिएगा। और वन जीव अभयारण्य जो है वो कितना है, 535 है। और जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है वो कितना है, 18 है। क्लियर हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मतलब कि जहाँ पे टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता हो, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता हो, मतलब सरकार का नियंत्रण में होता हो। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि सभी प्रकार की गतिविधियों पर वहाँ रोक होता है। नहीं वहाँ शिकार कर सकते हैं, नहीं वहाँ पर कोई घर बना सकते हैं, नहीं कुछ वहाँ पर कोई काम कर सकते हैं, उस पर क्या होता है, उसके रोक लगी होती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि वन जीव अभयारण्य क्या होती है, निजी कार्य की अनुमति सीमा निर्धारित स्पष्ट होती है। मतलब कि यहाँ पे क्या है ना कि गवर्नमेंट का अंदर रहता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का वहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं लोग, वहाँ काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा करके वैसा पशु वगैरह, वैसा खतरनाक पशु वगैरह नहीं पाया जाता है, नहीं रखा जाता है, इसलिए वहाँ पे काम आप कर सकते हैं। दूसरी बात है क्या कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, मतलब कि जहाँ पे एकदम टोटल गवर्नमेंट का है, बट वहाँ पे कुछ काम करने का अनुमति दिया गया है। ये जो जैव मंडल जो आरक्षित जो क्षेत्र है वो कितना पूरे भारत में है, 18 है, सबसे कम है। अब देखिए आपको मैं एक लास्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ मतलब कि सर ये वन को बचाने के लिए, वन को सही में रखने के लिए मतलब कि कोई योजना आती है या नहीं आती है। हाँ आती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा योजना आती है। कौन सी योजना है, जैसे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण योजना। जैसे कि बाघ, सबसे ज़्यादा बाघ की प्रजाति विलुप्त होते जा रहा है। अब देखो पहले करोड़ों की संख्या में था, अब लाखों की संख्या में आया, अब हजारों की संख्या में आया। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त होती जा रही है। एक समय भारत में जो था ना आपको, वो 45,000 अलग अलग पेड़ पौधा हुआ करता था, 90,000 अलग अलग जीव जंतु हुआ करते थे। ठीक है, ऐसी प्रजातियां पाया करते थे। लेकिन अब क्या है, दूसरी बात क्या है, पंछी वगैरह क्या 1200 किस्म का अलग अलग, 2500 किस्म का अलग अलग मछलियाँ हुआ करता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हो गया, 30,000 मछलियाँ जो होते थे वो कीट पतंगों जैसा मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होती जा रही है, यह चीज़ में प्रजातियां खत्म होती जा रही है। ये क्या होता जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। अब देखिए एक योजना आया था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण योजना। इस योजना के तहत क्या है, कब आया था, 1973 में आया था। ठीक है, 1973 में आया था। और यहाँ पे देखा गया था कि बाघ का धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, मतलब कि उसकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। तो पूरे भारत भर में 50 बाघ संरक्षण योजना ऐसा बनाया गया है जहाँ पे इसको बाघ को रखा जा सकता है और वहाँ पर उसको सुरक्षित प्रदान दिया कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। उसके बाद आपको क्या है कि एक और आया था हाथी संरक्षण, कब, 1972 में आया था। ठीक है, 1972 में आया था। उसके बाद मगरमच्छ आया संरक्षण कब आया था, 1974 में आया था। गिद्ध संरक्षण आया था कब आया था, 2006 में आया था। देखिए गिद्ध संरक्षण करने मतलब क्या है ना कि जैसे कि अभी क्या है ना कि लोग क्या करते हैं कि जब गाय की बच्चा मर जाता है ना, तो उसको या फिर गाय को ज़्यादा दूध निकालने के, गाय से ज़्यादा दूध निकालने के लिए एक दवा दिया जाता है, डाइक्लोफेनाक। ठीक है, ये दवा दिया जाता है। तो उसको क्या होता है कि मरने के बाद क्या होता है, बहुत विष बन जाता है। तो गिद्ध वगैरह क्या है, जब मरता था गाय वगैरह ना, जानवर वगैरह, तो उसको खा जाता था, मतलब गिद्ध उसको क्या करता था, खाता था, जिसके कारण क्या होता था कि गिद्ध का प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो अब सरकार ने इसको क्या किया, इस दवा पर रोक लगा दिया है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर एक आया क्या, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन मतलब गंगा नदी के डॉल्फिन आप सुने होंगे। इसको भी क्या किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव में इसको नाम दिया गया है। कब, 2009 में इसकी संरक्षण किया गया है। ये भी बात आप जान लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति के लिए 16 बड़े वृक्ष की जरूरत पड़ती है, किस लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन भारत में 36 लोग पर एक वृक्ष है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब आप ध्यान रखिए कि
मैं कुछ एक जैसे कि बच्चों को मैं होमवर्क कुछ ऐसा दे रहा हूँ कि देश की राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव की सूची तैयार कीजिए, और ये इसको आप देखिए कहाँ पर कितना वन है, कौन प्रजातियाँ बच रही है, कितना प्रजातियाँ विलुप्त हो गया है। ये सब जो चीज़ है ना, एक शिक्षा सूचना का आदान प्रदान करना है, अनुसंधान करना, निगरानी करना उसके ऊपर में कि हम उसको परीक्षण दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। जैसे कि 15 जैव मंडल ऐसा आरक्षित क्षेत्र में से हमारे है, जैसे कि सुंदरवन हो गया पश्चिम बंगाल में, मनार की खाड़ी हो गया तमिलनाडु में, नीलगिरी हो गया तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, उसके बाद नंदा देवी हो गया उत्तराखंड में। ये सब जो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो ये सब जो चीज़ को देखना है कि कहाँ कहाँ इसको रखा गया है, कहाँ इसको बनाया गया है, ये सब चीज़ को, तो ये सब चीज़ को आप देख सकते हो। नहीं तो क्या होगा ना, धीरे धीरे अगर आप भी नहीं समझोगे तो आने वाला पीढ़ी क्या होगा, धीरे धीरे यह ख़त्म होते जाएगा। अगर हाँ ठीक है, अब देखिए आपको एक बात पता है कि वन को संरक्षण करने के लिए, या फिर मानो कि वन दिवस एक मनाया जाता है, सारे स्कूलों में मनाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे मतलब कि कुछ ऑफिसर लोग आते हैं, बच्चों को कुछ कार्यक्रम देखते हैं, बच्चों को कुछ मोटिवेट करते हैं। मतलब कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। कब मनाया जाता है ये चीज़, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, कब होता है बाबू, 21 मार्च को ये वन दिवस मनाया जाता है। कब, 21 मार्च को। याद रखिएगा कि 21 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब उस विमोचन में हमारे माननीय मंत्री जी ने क्या किए थे उस टाइम में, मतलब कि 2007 में, मतलब कब, 21 मार्च 2007 में एक किताब को क्या किए थे, लॉन्च किए थे। कौन सी किताब लॉन्च किए थे, नेशनल फॉरेस्ट्री डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, ये विजन एक लॉन्च किए थे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि टोटल वन हमारे पास कितना है, तो आप क्या बोलिएगा कि भारत में टोटल जो वन है, टोटल जो वन है कितना हमारे पास है, 6, है ना, 77088। देखिए 6,77,088 किलोमीटर, इतना टोटल वन है। याद रखिएगा, इतना ही वन टोटल हमारा है। ठीक, कहाँ, ये भारत में, पूरे देश में हमारा इतना ही वन है। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये बात को ध्यान कर लीजिएगा। ओके, तो ये इसी प्रकार से टोटल में आपको आज का जो चैप्टर है, इसमें आपको मैं वन एवं वन जीव संसाधन के बारे में बता चुका हूँ। और अब तक पूरे देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, और इसी प्रकार से मैं नोट्स भी देते रहूंगा। और कोशिश ये करना है आप उस नोट्स को बनाइएगा और उसके ऊपर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट। एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो कोशिश करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा